हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फैंटास्टिक पोएम आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जिसका कि दूसरा टाइटल है डैफोडिल्स। तो इस पोएम को स्टार्ट करें इससे पहले मैं पेन ले लेती हूँ और इस पोएम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं ये भी हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम फटाफट से कवर कर लेते हैं जो एग्जाम मतलब आपकी पोएम से रिलेटेड है। फर्स्ट देखिए, जैसे कि आप कोई भी वर्क पढ़ रहे हैं, मैं बार बार बताती हूँ कि आप कोई भी वर्क पढ़ रहे हैं तो उससे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछिए कि इस वर्क का जॉनरा क्या है। ठीक है, यानी कि ये किस कैटेगरी में जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन हम इस पोएम से पूछते हैं तो इसका जो जॉनरा आता है वो है लिरिक पोएम, यानी कि ये क्या है, एक लिरिक पोएम है। कौन सी? डैफोडिल्स। डैफोडिल्स क्या होते हैं? डैफोडिल्स फ्लावर होते हैं, येलो कलर का फ्लावर होता है। इसका जो इमेज है मैं लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको पता ही होगा, बहुत ही कॉमन फ्लावर है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है अबाउट पोएम, यानी कि ये जो पोएम है हमारी, ये कब लिखी गई, कब कंपोज हुई, कब पब्लिश हुई, ये फैक्ट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, अगर बात करें डैफोडिल्स की, तो डैफोडिल्स को कब लिखा गया है इसको समझने के लिए देखिए, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1804, यानी कि इसको कब कंपोज किया गया है, इसका कंपोजिंग ईयर है 1804। राइट यार, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो पोएम है, अगर इसके इंस्पिरेशन की बात करें तो ये जो इंस्पिरेशन है ये राइटर का, ये ऑथर का आपके खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। कहाँ से उन्होंने इस जिसे बोलते हैं इमेजिनेशन या इस एक्सपीरियंस को गेन किया था, इसके बारे में इंस्पिरेशन को गेन किया था, इसको अभी हम देखने वाले हैं। लेकिन अभी ध्यान रखिए कि ये जो ईयर है इसको ध्यान रखिए, ये क्या है, 1804 है इसका रिटर्न ईयर। उसके बाद अगर बात करते हैं कि इसको पब्लिश करवाया गया, तो पब्लिशिंग से रिलेटेड आपको 2 ईयर याद रखने हैं। फर्स्ट जो है, ये पहली बार जो पब्लिश हुआ है वो 1807 में पब्लिश हुआ है। और 1807 बोलते ही, जैसे ही मैं 1807 बोलती हूँ, तुरंत आपके माइंड में एक पॉइंट क्लिक होना चाहिए कि 1807 का मतलब होता है कि वो पोइटिक कलेक्शन, कौन सा, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम। इट मीन्स ये पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ है। और पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में और भी कौन कौन सी पोएम है, ये मैंने कल जब आपको वीडियो पढ़ाया था, कल मैंने द सॉलिटरी रीपर कवर करवाया था, तो वहां पर मैंने पोएम्स इन 2 वॉल्यूम भी, उसके अंदर जितनी भी पोएम्स हैं उनको बताया था, जितने भी वर्क हैं उनकी लिस्ट आपको दी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उस पर विजिट करिए और उसको चेक करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पोएम दे करके पूछ लेता है कि ये किस कलेक्शन में, किस ईयर में पब्लिश हुई है। तो 1807 में ये पब्लिश हुई है आपकी कौन सी, डैफोडिल्स, फर्स्ट टाइम। अगर बात किया जाए इसके रिवाइज वर्जन की, तो जो इसका रिवाइज्ड वर्जन है वो अगेन पब्लिश होता है 1815 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो पहला वाला फैक्ट है, यानी पहली बार ये कब पब्लिश हुआ है, इसको आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से अपने फिंगर टिप पे याद करना है। बढ़ते हैं आगे, चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, मैंने आपसे कहा था ना कि जो आपके पोइट हैं उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक इवेंट है जो कि घटित हुआ था, इवेंट क्या, एक्चुअली मूवमेंट आप बोल सकते हो, कोई पल बोल सकते हो, जो कि घटित हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1802 में। अब देखिए, कंफ्यूज मत करिएगा, ये जो चीजें घटित हुई थी उनके लाइफ में, ये जो पल आया था वो कब आया था, वो 1802 में आया था। लेकिन उन्होंने कंपोज कब किया है, इस पोएम को लिखा कब है, तो वो उन्होंने किया है 1804 में। बहुत ही क्लियर रहिए अपनी पॉइंट्स के थ्रू, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि वो कौन सी प्लेस थी जहां से उनको ये इंस्पिरेशन मिलता है। तो जब विलियम वर्ड्सवर्थ एंड उनकी जो सिस्टर हैं डोरोथी वर्ड्सवर्थ, DW मींस डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जब जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, ये लेक डिस्ट्रिक्ट में, ये जो एक सेकंड, मेरी पेन, 1 मिनट, राइट, ठीक है, गैल्कोन वे जो है, ठीक है, एल्स वाटर, ये एक प्लेस का नेम है, एक वे है। यहाँ पर
जो है ये गुजर रहे थे, यहाँ से वो पास हो रहे थे, तभी इन्होंने क्या देखा था, एक लॉन्ग बेल्ट देखा था ऑफ डैफोडिल्स। किसकी लॉन्ग बेल्ट देखी थी इन्होंने, डैफोडिल्स की लॉन्ग बेल्ट देखी थी, यानी बहुत लंबी चौड़ी बहुत दूरी तक इन्होंने क्या देखा था, डैफोडिल्स को देखा था। ये देखने के बाद ही उनके जिसे बोलते हैं कि मन में ये इंस्पिरेशन आती है और बाद में फिर इन्होंने कन्वर्ट कर दिया इसको पोएम में, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें इस पोएम के स्ट्रक्चर की, तो ये जो पोएम है इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए ये 6 लाइन स्ट्रेंजा आपको देखने के लिए मिलेगा इस पोएम में, और ऐसे 6 लाइन स्ट्रेंजा कितनी बार हैं, 4 बार हैं, यानी कि 4 स्ट्रेंजाज हैं, 1 2 3 4 स्ट्रेंजा हैं, और हर स्ट्रेंजा में कितनी लाइन है, 6 लाइन्स हैं, राइट। ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर बात किया जाए तो ये जो पर्टिकुलरली 6 लाइन है, जो कि अभी मैं आगे आपको पोएम में दिखाऊंगी, जैसे ये आपकी 6 लाइन है, राइट, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन है। तो इसका पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न ये है कि इसमें क्वार्ट्रेन यानी कि 4 लाइन्स एंड 2 लाइन्स कपलेट का पैटर्न फॉलो किया गया है। जब आप अपनी पोएम पढ़ेंगे तभी भी आपको बहुत क्लियरली ये मेंशन होगा, ये बहुत अच्छे से देखेगा कि नीचे की जो 2 लाइन्स हैं जो कि कपलेट के फॉर्म में हैं, वो क्या है, थोड़ी लॉन्ग भी आपको देखने के लिए मिलती हैं, और इसका पैटर्न भी यही है कि क्वार्ट्रेन एंड कपलेट। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ये किस पैटर्न में लिखी हुई पोएम है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके राइम स्कीम की बात करते हैं। ये सारी चीजें पहले हमको बहुत अच्छे से, किसी भी हम पोएम को पढ़ें, कोई भी पोएम आप उठा के पढ़िए, तो सिर्फ पोएम का अर्थ पढ़ लेना, उसका मीनिंग पढ़ लेना या उसकी इंपॉर्टेंट लाइंस देख लेना, ये अपने आप में ये वर्क कंप्लीट नहीं होता, ये तैयारी कंप्लीट नहीं होती। ये तभी तक कंप्लीट होती है जब आप उस पोएम के बारे में एक एक चीजें आपके पास उसकी नॉलेज हो, उसका पैटर्न क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कब लिखा गया, कब पब्लिश किया गया, उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से है, उसके बारे में क्या किसी क्रिटिक ने कुछ कहा है, मतलब ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, राइट। बात समझ में आ रही है या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इसकी राइम स्कीम की, तो इसमें जो राइम स्कीम का पैटर्न फॉलो होता है वो है A B अब देखिए ये जो A B है ये आपका क्वार्ट्रेन पार्ट का है, यानी जो 4 लाइंस हैं ऊपर की उनका ये पैटर्न दिया है, और ये जो C है ये क्या है, ये कपलेट है, राइट है, ये उसकी राइमिंग स्कीम है। अगर बात करें मीटर की, तो कौन सा मीटर फॉलो हुआ है, आइएम्बिक टेट्रामीटर। जब मीटर पढ़ाऊंगी तो बहुत ही डिटेल से सारी चीजें बताऊंगी, लेकिन अभी इन शॉर्ट आप थोड़ा सा, अगर आपको नहीं नॉलेज है तो समझने के लिए बहुत ही जल्दी से बता देती हूँ फटाफट से। आईएम का मतलब होता है अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस, यानी कोई जो स्लेबल है, कोई जो है उसमें क्या है, फर्स्ट जो स्लेबल है वो क्या होगा, अनस्ट्रेस्ड होगा, और जो सेकंड स्लेबल है उसके ऊपर जोर दिया जाएगा वो स्ट्रेस होगा। तो ये जो पैटर्न है ये टेट्रा मीटर का मतलब होता है ये कितनी बार फॉलो हुआ है, 4 बार फॉलो हुआ है, राइट। बहुत अच्छे से इसको क्लियर करें, ये कितनी बार फॉलो हुआ है, 4 बार फॉलो हुआ है, 4 बार ये आया हुआ है। इसको बोलते हैं आइएम्बिक टेट्रामीटर। 5 बार होता तो पेंटामीटर, 3 बार होता तो ट्राईमीटर, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखते जाएंगे, लेकिन बेसिकली जो फॉलो होता है वो पेंटामीटर या टेट्रामीटर ही है जो कॉमनली यूज किया जाता है, राइट। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है किसी चीज से रिलेटेड, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब ये देखिए ये एक फैक्ट है, ये एक्चुअली जिसे बोलते हैं कि आपको जानना चाहिए 1995 में क्या है, बीसीसी जो रेडियो है इसके बारे में आप जानते ही होंगे, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, काफी फेमस है। तो ये जो बीसीसी रेडियो है 4, इसमें क्या है, बुकवॉर्म प्रोग्राम टू डिटरमाइन द नेशंस फेवरेट। अब देखिए नेशन की जो फेवरेट बुकवॉर्म प्रोग्राम था, इसमें नेशन का जो फेवरेट है उसको डिटरमाइन किसको किया गया है, इस पोएम को इस प्लेस दिया गया है। कौन सी पोएम को, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ये किस पोजीशन पे आती है, केम 5th, यानी ये 5th पोजीशन पर आती है। अगर बात किया जाए नेशन के फेवरेट स्थान के बारे में, यानी कि नेशन का जो फेवरेट पोएम है उस प्लेस की अगर बात करें तो कौन सा आता है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, किस स्थान पे, 5th नंबर पे। ये एक फैक्ट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था, इस वजह से मैंने इसको पुट कर दिया। हालांकि ये आपके एग्जाम की वजह से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप को जानना चाहिए कि इस पोएम के बारे में क्या प्लेसिंग है, इससे आप इसकी इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमने सारी चीजों को कर लिया है, तो अब देखिए अब हम आ जाते हैं अपनी पोएम पे।
तो हमने मैं आपको कुछ मिनट लूंगी, जस्ट 1 मिनट, इसमें मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगी। जैसे कि आपको इस पोएम के रिगार्डिंग अभी हमने जो जो पढ़ा उसमें से एग्जाम में आपको क्या पूछा जा सकता है, आपकी राइम स्कीम पूछी जा सकती है, आपका रिटन या कंपोज ईयर, देन पब्लिशिंग ईयर पूछा जा सकता है, इंस्पिरेशन पूछी जा सकती है कि कहाँ से इंस्पायर्ड थे ये क्वेश्चन जनरली बनता है। उसके बाद फिर आपका ये जो पैटर्न है क्वार्टेन एंड कपलेट का, ये पूछा जा सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बार बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाती है वो है इसके टाइटल से रिलेटेड। क्योंकि देखिए टाइटल में क्या है, जब भी सिंपल सा टाइटल होता है तो उससे इतना ज्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह का टाइटल जिसमें उसका डबल करके लिखा है, यानी कि एक टाइटल है और उसका कोई और भी दूसरा टाइटल है, तो उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे इसमें ही देखिए आपको 2 टाइटल देखने के लिए मिल रहा है। एक तो इसकी फर्स्ट लाइन जो है वो ही एक टाइटल है, यानी कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये इस पोएम का फर्स्ट जो टाइटल है वो है। और अगर बात किया जाए इसके दूसरे टाइटल की, तो इसका दूसरा टाइटल है डैफोडिल्स। तो आपको एग्जाम में क्या करता है, एक टाइटल देकर दूसरा टाइटल पूछता है। जैसे आपको एग्जाम में दे देगा आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसका दूसरा टाइटल क्या है, तो फिर आपको ये देगा, तो आपको डैफोडिल्स को टिक करना होगा, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको पता हो कि आपको किस स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ना है, किन पॉइंट्स पे जोर देकर अच्छे से पढ़ना है। अब चलिए हम फटाफट से अपनी पोएम को कवर कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार पोएम है, स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो लोग नेचर से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, नेचर को देखकर, नेचर के बीच में जाकर उनको हैप्पीनेस फील होती है, एक मतलब एक स्पार्क सा उनके मन में आता है। जो नेचर के बहुत क्लोज होते हैं उन लोगों को ये पोएम डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। मेरी तो ये वन ऑफ द फेवरेट पोएम है। देखिए चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट कर लेते हैं बिना डिले किए हुए। तो पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। क्या है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन अ हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in a breeze. Right? ये आपका फर्स्ट जो है, फर्स्ट स्ट्रेंजा है, ये है, इसको आपको देखना है। अब चलिए हम फटाफट से इसका क्या करते हैं, जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है वो देख लेते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, आई वॉन्डर्ड मतलब मैं भटक रहा था, लोनली अकेला, कैसे भटक रहा था, किस तरह से, एज अ क्लाउड यानी क्लाउड की तरह, जैसे क्लाउड होते हैं बिल्कुल अकेले आसमान में इधर से उधर भटकते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं क्या कर रहा था, अकेले आसमान में भटक रहा था। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, राइट। आगे देखिए, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, ये किसके बारे में कहा गया है, ये इन क्लाउड्स के बारे में कहा गया है कि जिस तरह क्लाउड्स जो हैं वो वेल्स और हिल्स के ऊपर जो है फ्लोट करते रहते हैं, बहते रहते हैं, उसी तरह से ये जो आपके क्लाउड्स हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही हूँ इस वजह से कि मैं बोल रही हूँ अपने बेबी को, अपने हस्बैंड से उसको वॉशरूम करा दीजिए। सॉरी, एक्चुअली मैं ये वीडियोस रात में बनाती हूँ और क्योंकि दिन में जो है इतना मुझे पीसफुल माहौल नहीं मिल पाता है। सॉरी इस इंटरप्शन के लिए मुझे मतलब बोलना पड़ा उसको वॉशरूम कराने के लिए। खैर चलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही मस्त तरीके से। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं जो है बिल्कुल वॉन्डर कर रहा था, इधर से उधर भटक रहा था, अकेला, किसकी तरह, क्लाउड्स की तरह। जिस तरह से क्लाउड्स जो हैं वो वेल्स और हिल्स के ऊपर फ्लैटर करते रहते हैं, हाई बिल्कुल ऊपर क्या करते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, फैलते रहते हैं, फ्लैटर करते रहते हैं, फ्लोट होते हैं, तैरते हैं। फ्लोट मतलब तैरते हैं। आपने कभी देखा होगा, कभी अगर आप हिल्स पे या पहाड़ों पे गए हो तो जब आप ऊपर जाते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, बिल्कुल उन पहाड़ों के बीच में, उन हिल्स के बीच में आसमान, ये जो बादल हैं ये बिल्कुल ऐसे तैरते रहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से एक जिसे बोलते हैं मतलब आवारापन आप कह लीजिए, अकेलापन, उस हिसाब से मैं क्या कर रहा था, वॉन्डर कर रहा था, इधर से उधर भटक रहा था। ठीक है। When all at once I saw a crowd, यानी कि तब मैंने क्या देखा, ऑल एट वंस मतलब अचानक से मैंने क्या देखा, आई सॉ अ क्राउड, एक भीड़ देखी मैंने, अ होस्ट जो स्वागत कर रहे थे, यानी कि होस्टिंग ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यानी उन्होंने किसकी भीड़ देखी, उन्होंने गोल्डन डैफोडिल्स की अचानक से भीड़ देखी।
बिसाइड द लेक, अब यहाँ पर उनका प्लेस बता रहा है कि वो डैफोडिल्स कहाँ थे, यानी बिसाइड्स द लेक यानी लेक के आसपास, बीनीथ द ट्री यानी वो जो एक बड़ा सा ट्री है, मतलब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, ये जैसे एक बड़ा सा ट्री है और यहाँ बगल से लेक जो है वो आपकी बह रही है, तो यहाँ पर छोटे छोटे से जो डैफोडिल्स हैं बिल्कुल इस लेक के किनारे किनारे काफी दूरी तक एक लॉन्ग बेल्ट में जो है वो फैले हुए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बिसाइड द लेक है यानी लेक के आसपास है, बीनीथ द ट्री यानी ट्री के नीचे हैं, फ्लर्टिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज यानी ये जो हवा चल रही है इस हवा में वो क्या कर रहे हैं, फ्लैटर कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, यानी इधर से उधर वो हिल रहे हैं। और उनका हिलना जो आपके पोइट को है वो ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसी फीलिंग दे रहा है जैसे वो डैफोडिल्स क्या कर रहे हो, डांस कर रहे हो, फ्लैटर कर रहे हो। आई होप आपको ये स्ट्रंजा क्लियर होगा। इसकी राइम स्कीम भी हम देखेंगे, राइम स्कीम देखने के साथ साथ हम क्या देखेंगे, जो इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, इस वीडियो को जो है वो कंप्लीट करते हैं। आगे देखिए, ये आपका सेकेंड स्ट्रेंजा है। सेकेंड स्ट्रेंजा में क्या बोलते हैं वो, continues as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a way. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, continues यानी लगातार, वो लगातार क्या हो रहे हैं, एज द स्टार साइन, जिस तरह से स्टार शाइन करता है बिल्कुल उसी तरह, यानी यहाँ पर आप देखिए एज है यानी यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है डैफोडिल्स और स्टार्स के बीच कि जिस तरह से स्टार्स जो हैं वो मिल्की वे मतलब आपकी जो आकाश गंगा है, हमारी जो आकाश गंगा है उसमें ये जो स्टार्स हैं जिस तरह से साइन करते हैं, जिस तरह से ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से लगातार ये डैफोडिल्स भी क्या हो रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं। और बिल्कुल उसी तरह उतनी ही ज्यादा मात्रा में, जैसे आप आसमान में देखें तो आपको मतलब स्टार्स कैसे दिखाई देते हैं, क्या आप उनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, नहीं ना, मतलब वो अनगिनत होते हैं, बिल्कुल जहां आप देखते हैं वहां वहां आपको स्टार्स ही नजर आते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो डैफोडिल्स हैं वो भी दे स्ट्रेस्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन, यानी ये भी बिल्कुल कभी ना खत्म होने वाली नेवर एंडिंग लाइन यानी कभी ना खत्म होने वाली लाइन में, यानी बहुत दूरी तक जहां तक उनकी नजर जा रही है वहां तक ये डैफोडिल्स क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, राइट। अलोंग द मार्जिन ऑफ वे यानी कि along the margin of a way यानी ये जो वे है इसके मार्जिन यानी इसके किनारों पे, इसका जो किनारा है पूरा जहां तक मैं देख पा रहा हूँ वहां तक मुझे क्या है, ये डैफोडिल्स जो है बिल्कुल उसी तरह से बिखरे हुए उसी तरह से मुझे दिखाई दे रहे हैं, कभी ना खत्म होने वाली लाइन, नेवर एंडिंग लाइन की तरह, जिस तरह से इस मिल्की वे में, आकाश गंगा में हमारे जो स्टार्स हैं वो शाइन करते हैं और टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं, राइट। अब ये देखिए 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस मतलब एक नजर में, जब हमने जैसे होता है आप कभी कहीं भी देखो तो एक नजर में कोई चीज आपको जो नजर आती है उसके बारे में यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि मैंने एक नजर में कितने डैफोडिल्स देखा, 10,000 सॉ यानी मैंने 10,000 डैफोडिल्स को एक नजर में देखा और वो क्या कर रहे थे, टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्रिंकलिंग डांस यानी वो अपने सर को क्या कर रहे थे, आपस में हिला रहे थे, टोज कर रहे थे अपने हेड्स को और क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। अब देखिए क्या एक नजर में पॉसिबल है कि उन्होंने 10,000 जो डैफोडिल्स हैं उनको देखा होगा, और अगर मान लीजिए देखा भी है, उनकी नजर अगर उतनी दूर तक गई भी है तो क्या वो उसको काउंट कर पाएंगे कि वो 10,000 है। इट मीन्स यहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, और कौन सा यूज हुआ है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज जब ये वीडियो एंड होगा तो मैं आपको डेफिनेटली पूरी पोएम का जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको बताने वाली ही हूँ। ये स्ट्रंजा भी आई होप आपको क्लियर होगा, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है, कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। चलते हैं थर्ड स्ट्रंजा पे। ये क्या है, द waves beside them danced but they outdid the sprinkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. अब देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में पोइट बात कर रहे हैं कि मुझे क्या मिला, यानी कि ये जो डैफोडिल्स हैं इनको देखकर
फ्लावर्स तो हम सभी देखते हैं, आपने भी देखा होगा अपनी लाइफ में, बहुत सारे फ्लावर्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपके मन में ऐसा विचार आया? मुझे जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानकर कि क्या आपने भी इस तरह से कभी सोचा। तो देखिए उन्होंने क्या है इससे, मतलब उनकी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड हो रही है इससे, ये वो बताने की कोशिश करें इस पैराग्राफ में। वो कह रहे हैं ये जो वे है, यानी ये जो लेक है, इसके किनारे किनारे ये जो डैफोडिल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये डैफोडिल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, टोज कर रहे हैं अपने हेड्स को, राइट। कितना अच्छा इमेजिनेशन है, देखिए मतलब इसको पढ़कर ही कितनी खुशी हो रही है ना, कितना अच्छा फील हो रहा है। तो ये जो लेक है, ये क्या कह रहे हैं, द वेव्स, यानी कि ये जो डैफोडिल्स हैं इनके बगल में ये जो लेक है, इसमें जो वेव्स हैं, वेव्स में तरंगे, ये जो तरंगे हैं ये भी क्या कर रही हैं, बिसाइड्स देम डांस, ये भी क्या कर रही हैं, ऐसा मानो, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये डैफोडिल्स के साथ क्या कर रही हैं, डांस कर रही हैं। बट दे outdid the sprinkling waves in ghee. A poet could not but be gay. अब ये कह रहे हैं ये जो डैफोडिल्स का डांस है या जो वहाँ आसपास का माहौल है उसको देखकर, इन लेक्स में इन वेव्स को डांस करते हुए देखकर, क्या कोई पोएट, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं क्या कोई पोएट could not, यानी बिना रह सकता है, बट बी गे, मतलब खुश हुए बिना, यानी इतने अच्छे नज़ारे को देखकर, इतनी अच्छी चीज को देखकर क्या कोई पोएट कभी बिना खुश हुए रह सकता है इन सच अ जोकर्न कंपनी, राइट, इन सच अ जोकर्न कंपनी। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उन्हें कितनी ज्यादा खुशी का क्या हो रहा है, एहसास हो रहा है। जोकर्न मतलब क्या होता है, लवली, आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में जो है कई बार वर्ड्स को जो है उठाकर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या मतलब होता है इसका, कंपनी, यानी इतनी अच्छी कंपनी, कंपनी किसको बोला है इन्होंने, उन डैफोडिल्स को, यानी ये सब क्या है, ये जो यहाँ का माहौल है, लेक्स हैं, वेव्स हैं, ये जो विंड है और इसमें जो डांस करते हुए डैफोडिल्स हैं, इनको देखकर क्या कोई पोएट कभी बिना खुश हुए रह सकता है। आगे वो बोलते हैं आई गेज्ड, यानी मैंने घूरा, गेज्ड मतलब होता है घूरना, यानी मैं घूरता ही गया, मैंने घूरा। बट लिटिल थॉट, तभी मेरे मन में एक विचार आया, एक थॉट आया, मैंने क्या सोचा, What wealth the show to me had brought, यानी मैं ये जो देख रहा हूँ ये मुझे किस तरह का खजाना जो है वो दे रहा है, ये मेरे लिए किस तरह का, यानी ये जो शो टू मी, यानी ये जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये किस तरह का खजाना है मेरे लिए ले आ रहा है, ये किस तरह का खजाना मेरे लिए ले आ रहा है। ये अपने मन में, उनके मन में ये विचार आता है, ठीक है, ये ख्याल आता है इस तरह का। आगे देखते हैं वो किस खजाने की बात कर रहे हैं। बहुत ही मतलब से बोलते हैं बेहतरीन बात आपको इस 4th स्टैंजा में मिलेगी। देखिए इसमें क्या है, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई in a vacant or in a pensive mood, they flash upon the inward eyes, which is the flesh of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, जो इन्होंने अभी 3rd स्टैंजा में बात की थी कि इन्होंने जो माहौल देखा, वहां पर जो नज़ारा देखा कि किस तरह से वो डांस कर रहे हैं, उसको देखे बिना कोई पोएट खुश हुए बिना नहीं रह सकता। और उस मूवमेंट में जो उन्होंने देखा है, वहां से उन्होंने क्या पाया है, यही उनकी लास्ट लाइन थी ना कि what wealth the shown to me had brought, यानी मैंने जो देखा है वो मेरे लिए क्या वेल्थ ले आएगी। तो यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि जब भी कभी मैं अकेला, यानी कि काउच का मतलब होता है सोफा, राइट, सोफा, ठीक है, जब भी कभी मैं अकेला अपने सोफे पे लेटा हुआ रहूंगा, ठीक है, इन अ वैकेंट और इन अ पेंसिव मूड, यानी बहुत उदासी भरे या जिसे कह सकते हैं पेंसिव मूड में, जब भी खाली वैकेंट, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होगा, मेरा मन ठीक नहीं होगा, मेरा मन उदास होगा, और ऐसे माहौल में जब अपने कमरे में अकेले में अपने काउच यानी अपने सोफे पे लेटा हुआ रहूंगा, तब क्या होगा, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आईज। ये दे किसके लिए बात की गई है, ये दे जो आया है ये डैफोडिल्स के लिए आया है कि ये जो डैफोडिल्स हैं तब क्या होंगे, तब ये मेरे फ्लैश होंगे। कहाँ पर फ्लैश होंगे, इनवर्ड आईज, मेरी आंतरिक आंखों में, यानी मेरी मन की आंखों में, यानी मुझे वो पूरा सीन जो मैंने देखा है
है वो रिक्रिएट होगा मेरे मन में, यानी कि इनवर्ड आई से, अपनी आंतरिक आंखों से, यानी अपने मन से मैं उन चीज़ों को फिर से देखूंगा। वो फ्लैश होगा जब मैं पेंसिव मूड में अपने सोफे पे लेटा हुआ होगा। तो मुझे ये खजाना मिला है, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, यानी कि वो जो चीज़ मेरे मन में फ्लैश होगी, इन डैफोडिल्स की जो इमेज मेरे मन में आएगी, विच मीन्स वो क्या होगी, ब्लिस होगी, वरदान होगी ऑफ सॉलिट्यूड, मेरे उस एकांतपन का। यानी मैं जो उस समय एकांत मूड में, पेंसिव मूड में बैठा हुआ रहूंगा, वो उस एकांतपन या एकांत मूड के लिए मेरे क्या होगी, ब्लेस का काम करेगी, एक वरदान का काम करेगी। एंड देन माई हार्ट विथ प्लीजर फिल्स, और तब तुरंत ही मेरा मन क्या होगा, मेरा हृदय क्या होगा, फिल हो जाएगा, भर जाएगा विथ प्लीजर्स, यानी खुशियों से, उस एक बहुत अच्छे एहसास से जो मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, गेन कर रहा हूँ, कुछ सेकेंड्स, कुछ मोमेंट्स, कुछ मिनट, कुछ आवर्स के अंदर ये मुझे लाइफ लॉन्ग इतनी बड़ी खुशी देने वाले हैं। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मेरा मन भी क्या होगा, खुशी से इन डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगेगा। आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। और मैं अब आपको फटाफट से इसकी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो बता देती हूँ, फिर इसको मैं क्या करूँगी, एंड करूँगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट जो स्ट्रेंजा है उस पे, राइट। चलिए इसको क्लियर कर लेती हूँ मैं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें नेचर बहुत पसंद है? अगर आप ऐसे हैं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, जानकर मुझे बहुत ही खुशी होगी। मैं तो हूँ, आपको पता है जब मैं घूमने के लिए गई थी माउंटेन्स पे, जब मैं मसूरी वगैरह गई थी, वहां पर जब मैंने ये हिल्स को, इन सारी चीजों को देखा था, बिल्कुल ये जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि हिल्स एंड वेल्स पे ये जो क्लाउड्स हैं ये बिल्कुल फ्लैटर करते रहते हैं, फ्लोट होते हैं, बिल्कुल रियल में ऐसा होता है और बहुत ही अच्छा फील होता है। खैर चलिए, ये तो मेरी बात थी, आप अपनी शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम फटाफट से देख लेते हैं। ये देखिए, आई वॉन, ये आपका क्या है, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, यानी ये क्या है, आपका जो मैंने बताया था मीटर है, राइट। अब हम बात करते हैं इसकी राइम स्कीम की। तो राइम स्कीम आप फटाफट से बैठा लीजिए, तरीका मैंने आपको कई बार बताया है। राइम स्कीम पहले देख लीजिए क्या है, ए बी सी सी, राइट। अब देखिए, बोलकर देखिए, क्लाउड हिल्स, क्राउड डैफोडिल्स। तो क्या राइम कर रहा है, क्लाउड राइम कर रहा है, साथ में क्राउड राइम कर रहा है, ठीक है। क्लाउड क्राउड, हिल्स डैफोडिल्स, राइट। तो ये हो गया आपका बी। उसके बाद ट्रीज ब्रीज, ये क्या है, सी सी। तो मैं इसको हर पैराग्राफ में नहीं बताऊंगी क्योंकि हर पैराग्राफ में, हर स्ट्रेंजा में ये सेम चीज फॉलो हो रही है, राइट। आप करके देख लीजिएगा, कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा, क्लियर कर दूंगी। अब फटाफट से जल्दी से हम इसकी फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो लाइन है इसमें आपको एज देखने के लिए मिल रहा है, यानी आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो यहाँ पर इन्होंने कंपेरिजन किया है, किसका किसका, अपना और इन क्लाउड्स का कंपेरिजन किया है। तो ये क्या है, ये सिमिली यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड आया है वो एज आया है। एज और लाइक जब आता है तो क्या होता है, हमारा सिमिली होता है, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए, ये जो लाइन है, when all at once I saw a crowd। अब यहाँ पर ये जो क्राउड वर्ड आया हुआ है, ये किसके लिए आया है, क्राउड किसकी होती है, क्राउड ह्यूमंस की होती है, या क्राउड जो होती है वो भीड़ की होती है, फ्लावर्स की क्राउड नहीं होती। तो ये जो फ्लावर्स है ये क्राउड के लिए आया है। इट मीन्स यहाँ पर इसको क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है, राइट। तो यहाँ पर आपका दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। उसके आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये जो फ्लर्टिंग आया हुआ है, फ्लर्टिंग एंड डांसिंग। तो ये फ्लर्टर मतलब क्या है, फ्लर्टर मतलब होता है फड़फड़ाना, राइट, फड़फड़ाना। तो ये फड़फड़ाना क्या है, ये एक तरह का साउंड है, और साउंड से रिलेटेड कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, ओनोमैटोपिया होता है, राइट, ओनोमैटोपिया। तो यहाँ पर आपका ये फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो आपके इस फर्स्ट स्ट्रेंजा में आपको तीन पैराग्राफ तीन फिगर ऑफ स्पीच जो है वो मिल जाते हैं। चलते हैं हम फटाफट से सेकंड स्ट्रेंजा पे। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज आप लोग इसको लाइक जरूर करिएगा, ये मुझे बहुत ही मोटिवेट करेगा। चलिए देखिए, इसमें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर थर्ड लाइन जो है आपकी,
दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। अब यहाँ पर किसका यूज हुआ है, क्या बताइए, ऐसा हो सकता है कि जो डैफोडिल्स हैं वो नेवर एंडिंग लाइन्स में हो, यानी कभी ना खत्म होने वाली लाइन। इसका मतलब तो ये है कि ये सारी दुनिया में बिल्कुल एक जैसे फैले होंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, यानी यहाँ पर यूज किया जा रहा है हाइपरबोल का। ठीक है, हाइपरबोल का यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका ये है। उसके बाद यहाँ पर ये जो लाइन है 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, यानी मैंने एक नजर में ही 10,000 डैफोडिल्स को देखा। ये भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम हाइपरबोली का ही यूज है, यहाँ पर भी बातों को जो है वो एग्जैजरेट किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, टोजिंग देयर हेड्स इन, ये जो है डैफोडिल्स के बारे में बात किया जा रहा है कि जो डैफोडिल्स हैं वो अपने सर को क्या कर रहे हैं, टोज कर रहे हैं, हिला रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो क्या जो डैफोडिल्स है वो ह्यूमन बीइंग है, वो हिला सकते हैं, वो विंड से हिल रहे हैं? तो ये पोइट का जो है इमेजिनेशन है, यानी यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, इनको पर्सोनिफाई किया है, मानवीकरण किया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज है। चलते हैं थर्ड स्ट्रेंजा में। जल्दी से मुझे खत्म करना होगा, एक्चुअली मेरे बोलने के कारण मेरे हस्बैंड जी को नींद नहीं आ रही, मैं देख रही हूँ। क्या करूँ, क्राइटेरिया ही मेरा ऐसा है कि मुझे जो है रात में ही वीडियोस बनाने पड़ते हैं, दिन में पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर आपको देखना है। और फिर अगेन यहाँ पर बात करें अगर नेक्स्ट पैराग्राफ की, इसको मैं क्लियर कर लेती हूँ जस्ट, ये रहा। ठीक है, तो ये इसमें जो भी आपका यूज हो रहा था, मैंने आपको बताया, जो भी फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा था, जो भी इसकी मतलब इस पोएम के बारे में जितनी भी डिटेलिंग नॉलेज, जितने भी डिटेल्ड नॉलेज मेरे पास था, वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आपको दिया है। अगर आपको अच्छा लगा है, मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा है पोएम्स को एक्सप्लेन करने का, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं अपने वीडियोस में, अपने वे ऑफ टीचिंग में कुछ सुधार कर सकती हूँ, यहाँ पर कुछ ज़रूरत है, तो बिना हेजिटेट हुए प्लीज़ मुझे सजेशंस दीजिए। आपके सजेशंस का वेलकम है, मैं कोशिश करूँगी उसको अपने नेचर में, अपने वे ऑफ टीचिंग में ढालने की। अगर कुछ होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। अपने डेली की लाइफ में कोशिश कीजिए कोई ना कोई वैल्यू अपनी लाइफ में जरूर ऐड करें, किसी के चेहरे पर एक मुस्कान ला सके। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।